तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मूंग की फसल में कीट रोगों की सुरक्षा पर तकनीकी सलाह। अगेती आलू की उन्नत किस्में और बुवाई पर जानकारी। तोरिया की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक विधि से बुवाई। मूंग की फसल इस समय बढ़वार की कई अवस्थाओं पर है, जिनमें कहीं कहीं कीट और रोगों की समस्या देखी जा रही है। इन कीटों का यदि आप समय रहते नियंत्रण नहीं करेंगे तो फसल को काफी नुकसान होगा। इसीलिए मूंग की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं और उनका निदान कैसे करना है, आइए जानते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. मिश्रा से। खरीफ में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और इसकी जो बुआई हम करते हैं सामान्यतः जुलाई के प्रथम पखवाड़े से लेकर के द्वितीय पखवाड़े तक करते हैं। और इसमें इस समय जो है महत्वपूर्ण जो बीमारियां लगती हैं मूंग में जो है वो है पीला चितेरी रोग। पीला चितेरी रोग मूंग में लगने वाला महत्वपूर्ण बीमारी है। इस बीमारी का प्रकोप जब खेत में अधिक होता है तो फसल पूरी तरह जो है नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस फसल में ना तो फूल आता है ना फिर फल आती है। बीमारी की उग्र अवस्था में जो है पीला चितेरी रोग के जो प्रथम लक्षण होते हैं वो किसान भाई जब आप खेत में जाएंगे तो इक्का दुक्का पौधे में जो है पत्तियों पर पीले पीले धब्बे से दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पीला चितेरी रोग। धीरे धीरे ये रोग जो है पूरे खेत में फैल जाता है, क्योंकि पीला चितेरी रोग जो है यह एक कीड़े द्वारा फैलता है। इसलिए कीड़ा जब एक पौधे से दूसरे पौधे पे, एक पत्ती से दूसरे पत्ती बैठता है तो यह इसका प्रकोप जो है पूरे खेत में बढ़ता जाता है। और इसका उग्र अवस्था में जो है पत्तियां जो है छोटी हो जाती हैं, पौधों का अच्छी तरह से विकास नहीं होता है और उसमें ना तो फूल लगती है ना फलियां लगती हैं। तो किसान भाई इसके प्रबंधन के लिए बुआई के पहले हमेशा जो है उपचारित करके, बीजों उपचारित करके ही जो है बुआई करें। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रबंधन है कि इसका भी जो है पानी से ही वो होता है, तो ऐसी जगह बुआई करें जहां पानी का जमाव कम हो, खेत में पानी बराबर निकल जाए, जिससे मूंग की जो है फसल जो है स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी मूंग की फसल में इस रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है तो आप इस पर नियंत्रण पाने हेतु फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, आइए जानते हैं। सबसे प्रथम ये करें, जब बीमारी का प्रथम लक्षण खेत में दिखाई दे तो उस बीमारी ग्रस्त पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह जो है विषाणु द्वारा फैलता है। इसीलिए जो है इसको उखाड़ करके दूर कहीं मिट्टी में जो है नीचे ढक देना चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो प्रबंधन है, क्योंकि ये कीट द्वारा फैलता है तो इसके लिए डाइमेथोएट एक कीटनाशी दवा है, उसकी 1 मिलीलीटर दवा और 1 लीटर पानी में मिला करके 1 से 2 जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना चाहिए। उससे काफ़ी हद तक जो है इस बीमारी से निजात किसान भाई पा सकते हैं।
किसान भाइयों, अब बात आती है मूंग की फसल को क्षति पहुंचाने वाले फली भेदक कीट और उसके नियंत्रण की। तो ये कीट सबसे पहले कोमल तनों एवं पत्तियों को खाता है। बाद में ये कीट फली में छेद करके बीज को खराब कर देता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए आप क्विनाल्फास 25 EC 1000 मिलीलीटर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे आप इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आलू की अगेती बुवाई करने का यह समय उचित है। इस समय आलू की कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों की बुवाई की जाती है, जिसकी खुदाई करके आप गेहूं की भी फसल समय से ले सकते हैं। अगर आप अगेती आलू की खेती करना चाहते हैं तो इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और बुवाई की सही तकनीक क्या है, जानते हैं कृषि विशेषज्ञ श्री कृष्ण यादव से। आपको आलू की अगेती फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, ताकि आप भरपूर उत्पादन और समय से ले सकें। चूँकि अगेती आलू की फसल उन खेतों में की जाती है जिसमें हमें रबी में अगली फसल लेनी होती है, जैसे गेहूं आदि। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम सितंबर के मध्य में आलू बोने की तैयारी करके आलू का रोपण कर लें। आलू लगाने के लिए जो अगेती प्रजातियां उन्हीं का प्रयोग करें। आलू की अगेती प्रजातियों में आप कुफरी अशोका, कुफरी बहार या कुफरी सूर्या का चुनाव करें। अगर आपको कुफरी सूर्या प्रजाति उपलब्ध हो जाए तो आप इसका ही चुनाव करें, क्योंकि इस समय तापमान अधिक रहता है और इस प्रजाति में अधिक गर्मी सहने की क्षमता होती है, जिसके कारण इसका उत्पादन अन्य प्रजातियों से अधिक है। बीज स्वस्थ लें, प्रमाणित लें और बीज का जो साइज है वो भी आकार भी ठीक होना चाहिए। और प्रति हेक्टर जो अगेती आलू की फसल है उसमें करीब 20-25 कुंटल प्रति हेक्टर आलू बीज की आवश्यकता पड़ती है। औसत दर्जे का आलू को लें। साथ ही आलू की बुवाई हम कूड़ में करें और सही नमी पर करें। आलू अगेती आलू में रोग लगने की संभावनाएं भी काफी होती हैं और कीड़े मकोड़े की संभावना भी ज्यादा होती है, इसलिए बोने से पहले हम भूमि शोधन कर लें, और ताकि भूमि से लगने वाली जो बीमारियां हैं उससे बचाव किया जा सके। और भूमि शोधन के साथ साथ बीज शोधन भी आवश्यक है। खड़ी फसल में रोग न आए, इसके लिए ये जरूरी है कि आप मिट्टी और बीज को उपचारित करें। मिट्टी को उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी की 2 किलोग्राम मात्रा 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर 1 सप्ताह तक रख दें। इस बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। उसके बाद 1 हेक्टेयर खेत में छिड़क कर जुताई कर दें। इसके अलावा बीज का उपचार भी जरूर करें। इसके लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम की 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर बीज उपचारित करें। और बोने से पहले संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। और बहुत लाजमी है अच्छी फसल लेने के लिए कि आप कंपोस्ट या हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें, ताकि संपूर्ण जो पोषक तत्व हैं वह फसल को प्राप्त हो सके। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए पहले मृदा परीक्षण जरूर कराएं। मृदा परीक्षण अगर नहीं करा पाते हैं तो इस दशा में आप इन बताए जा रहे उर्वरकों का प्रयोग करें। यूरिया की 100 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय ही प्रयोग करें। शेष 180 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर करें। और चूंकि गर्मी ज्यादा सितंबर में होती है, इसलिए आलू को काट कर बिल्कुल मत बोएं, समूचा आलू ही उसमें रखें, तब आप सही लाभ ले पाएंगे। और आलू को मेड़ पर बोएं
और खरपतवार नियंत्रण हेतु हम निराई गुड़ाई करके उसमें खरपतवार से उसको रखें। किसान भाइयों, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप चाहे तो रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज तमाम प्रकार के ऐसे रसायन बाजार में उपलब्ध है जिनका प्रयोग बुआई के 2-3 दिन में करके फसल को खरपतवारों से मुक्त कर सकते हैं। सही नमी पे बोने के बाद आलू जब हमारा करीब 20 दिन का हो जाए तो उसमें निराई करके और हल्की मिट्टी चढ़ा दें ताकि खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा और आलू का विकास भी सही होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। तोरिया, जिसे किसान लाही के नाम से भी जानते हैं, इसकी बुवाई सितंबर से अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक की जाती है। लेकिन इसकी बुवाई तब भी की जाती है जब किसी कारणवश खेत खाली रह गया हो या बारिश से फसल बर्बाद हो गई हो। साथ ही इसकी कटाई के बाद गेहूं भी बोया जा सकता है। अतः जो किसान भाई तोरिया की बुवाई करना चाहते हैं, वे इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करेंगे और कैसे करेंगे इसकी बुवाई, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ से। और आज हम चर्चा करेंगे तोरिया सरसों की खेती। किसान भाइयों, ये तोरिया हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये फसल जो है बहुत ही कम समय में, यानी कि 80 से लेके 90 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है और इसके बाद में जो है हम गेहूं की फसल भी आसानी से ले सकते हैं। और उसके लिए जो तोरिया की जो किस्में हैं, हम ऐसी किस्मों का चुनाव करें कि जो हमारी 80 से लेके 90-95 दिन में पक कर के तैयार हो जाएं। तो किसान भाइयों, इसमें जो हमारी किस्में हैं, जवाहर तोरिया एक बहुत ही अच्छी किस्म है। इसमें जो है हमारी जो इसकी औसत उपज है 20 से लेकर के 22-23 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। अपन तोरिया 303, पीटी 303 है, भवानी है, तो इन प्रजातियों की हम बुआई कर सकते हैं। तो हम जो है इसको जो बोनी का समय है उचित 15 सितंबर से हम इसकी बोनी कर सकते हैं और 30 सितंबर तक इसकी बोनी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर देर से बोनी करते हैं तो फिर हमारी दूसरी फसल इससे प्रभावित होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम 15 से 30 सितंबर तक इसकी बोनी ख़त्म कर दें। किसान भाइयों, अभी आपने तोरिया का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो सबसे पहले खेत की तैयारी। देखिए किसान भाइयों, जहाँ पर जो खेत खाली पड़े हुए हैं उसमें हम जुताई करें और जुताई करने के बाद में खेत को तैयार करें। और जहाँ जैसे कोई फसल लगी हुई है तो उसकी भी हम हैरो से जुताई करें और उसके बाद टिलर से, कल्टीवेटर से जुताई करके और खेत को तैयार करें, समतल करें। तीसरा ये कि इसमें जो खाद और उर्वरक की मात्रा, देखिए इसमें जो है तोरिया हमारी जो है ये थोड़ा कम अवधि वाली फसल है, तो इसको जो है 60 किलोग्राम रज्जन और 30 किलोग्राम फास्फोरस और 15 से लेके 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। और मिट्टी परीक्षण करा के हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में है, तो उस हिसाब से जो है हम इसको जो है संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, तोरिया की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ तोरिया की वैज्ञानिक बुवाई तथा खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, आइए जान लेते हैं। क्यों हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी बीज जनित बीमारियां आ जाती हैं, जिससे कि हमारी जो है फसल जो है रोग आ जाते हैं और उससे हमारी फसल प्रभावित होती है। तो जैसे बावस्टीन है आपकी, 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला करके हम इसका बीज उपचार करें और उसके बाद में हम इसको बोने के लिए तैयार करें। दूसरा इसमें बीज, देखिए किसान भाइयों, बीज जो है हम इसको 4 से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। दाना पतला होता है, इसलिए बीज को जो है हम बोनी जो करें, बोनी छटकवा विधि से न करें।
देखिए कुछ किसान भाई इसको छिटक में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमको निदाई उड़ाई करने में असुविधा रहती है, और दूसरा पौधों की संख्या भी हमारी प्रभावित होती है। कहीं पौधे अधिक हो जाते हैं और कहीं कम हो जाते हैं, तो जिससे कि हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए इसकी बोनी जो है सीड ड्रिल से करें, और सीड ड्रिल भी जो हमारी खाद और बीज जो फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल आती है उससे बोनी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा खाद जो नीचे गिरेगा और बीज जो ऊपर रहेगा और हमारे पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी। तो जो इसकी लाइन से लाइन की दूरी हम 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, और पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर। एक तो जैसे भी किसी फसल में खरपतवार होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि बोने के तुरंत बाद, जैसे हम तूरिया में अगर हम जैसे खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करते हैं तो पेंडीमेथिलीन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, और बोने के 72 घंटे के अंदर हम जो छिड़काव कर दें तो उससे क्या हमारा तूरिया तो जमेगी, बाकी खरपतवार आपके नहीं जमेंगे। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम जो तूरिया की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरहपुर, जिला आजमगढ़ के कृषक चंद्रेश सिंह ने। यह अमरूद के बाग में उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चंद्रेश सिंह जी, आपकी जानकारी है तो प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो आपको जो है पहले साल जो है जो अमरूद का जो 1 वर्ष का पौधा है उसमें 75 ग्राम नाइट्रोजन, 65 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास की मात्रा देनी चाहिए। और नाइट्रोजन की मात्रा जो है जब 1 वर्ष का पौधा हो जाता है तो उसको 2 डोजेज में देते हैं। 75 ग्राम को अगर आप यूरिया में बदलेंगे तो यूरिया में बदल ले, फिर आधी जो है खाद जो है आपका देने का समय होता है जून जुलाई, और आधा जो है आप उधर जो है अक्टूबर या में दे सकते हैं। तो इस तरीके से साल में 2 बार आप नाइट्रोजन दीजिए, और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, और 1 वर्ष के पौधे को 10 किलोग्राम FYM इसकी मात्रा दिसंबर जनवरी में देते हैं। इन तत्वों की पूर्ति आप गोबर की खाद और उर्वरकों से करें। 1 वर्ष के पौधे के लिए नत्रजन की पूर्ति के लिए यूरिया की 170 ग्राम मात्रा, फास्फोरस की पूर्ति के लिए सिंगर सुपर फास्फेट 400 ग्राम और पोटाश की पूर्ति के लिए MOP की 90 ग्राम मात्रा का प्रयोग करें। यूरिया की 85 ग्राम मात्रा जून जुलाई में प्रयोग करें और शेष 85 ग्राम यूरिया का प्रयोग इस समय करें, और सिंगल सुपर फास्फेट और MOP का प्रयोग दिसंबर या जनवरी माह में करें। जब 2 साल का पौधा हो जाता है तो इसकी मात्रा दुगनी कर देते हैं, यानी 75 से 150 ग्राम आपकी नाइट्रोजन हो गई, 65 से दुगनी हो गई 130 ग्राम फास्फोरस, और 50 से 100 ग्राम पोटास। तो अब यूरिया में 46% जो है नाइट्रोजन होता है, सिंगल सुपर फास्फेट 16% होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद जब 6 साल का पौधा अमरूद का हो जाता है तो ये मात्राएं जो है संतुलित कर दी जाती हैं, कांस्टेंट कर दी जाती हैं। यानी 6 साल के पौधे को 450 ग्राम नाइट्रोजन और 390 या 400 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटास की मात्रा देते हैं, और 50 से 60 किलोग्राम FYM वो भी प्रतिवर्ष देना चाहिए। किसान भाइयों, फल उत्पादन करने वाले पौधे में भी यूरिया का जून जुलाई और अक्टूबर में प्रयोग करें, और फास्फोरस पोटाश वाले उर्वरकों का प्रयोग दिसंबर या जनवरी माह में करें। उसके बाद अमरूद में ये देखा गया है कि पोषक जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं इसकी भी जो है कमी होती जा रही है। यहाँ पर हम बहुत उत्पादन ले रहे हैं, तो खास तौर से जिंक और बोरान की, और बोरान की कमी इसमें हमने देखा है। बोरान की कमी को दूर करने के लिए आप 100 से 200 ग्राम जो है मात्रा इसकी बोरेक्स के रूप में 200 ग्राम बोरेक्स जो है आप प्रति पेड़ जो है उसमें जमीन में दे सकते हैं। जब आप फास्फोरस पोटास की मात्रा दिसंबर जनवरी में देते हैं तभी आप 200 ग्राम बोरेक्स जो है प्रति पेड़ वहां दे दीजिए। और उसके बाद अगर आप नहीं दे पाए हैं जमीन में तो आप इसका 0.6 से 0.8% का घोल बनाकर जब आपके जून जुलाई में छोटे फल होते हैं अमरूद के, उस समय भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और अमरूद में एक चीज और है कि अगर आप बरसात की फसल के बजाय शरद ऋतु की फसल ले रहे हैं
तो आप जो है फिर बोरेक्स का जो है जब जुलाई के बाद फल बन जाते हैं तब आप सितंबर में उसका जो है स्प्रे करें। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि आप अगर संतुलित मात्राएं जो है अगर खाद की दे रहे हैं तो उसमें जो है आपके जो है बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और अमरूद के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि अमरूद की जड़ें 20 से 25 सेंटीमीटर तक की गहराई पे ही मिल जाती हैं, तो इसको खाद वगैरह देने के लिए बहुत ज्यादा गहरी नाली बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शिवपुर जिला वाराणसी के कृषक पवन यादव ने। यह दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या एवं उनके निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पवन यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो पहले हम लोग आंतरिक कीड़ों पर बात कर लेते हैं, फिर बाह्य की बात की जाती है। आंतरिक कीड़ों में किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनमें केचुआ, लीवर फ्लूक, गोल कृमि, फीता कृमि, हुकवर्म, इस तरह के सारे जो है कृमि रहते हैं। चूँकि जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें अच्छी तरह से उनकी साफ़ सफाई कर ली जाती है, किंतु जानवरों के चारे में इस तरह का कोई समावेश नहीं हो पाता है। इसके लिए होता क्या है, इसकी वजह से कि उनके जानवरों में कृमि की मात्रा बढ़ जाती है। जो कृमि हैं ये क्या करते हैं कि ये हमारे पशुओं के शरीर में बने रहते हैं और उनके रक्त से अपना आहार प्राप्त करते रहते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि पशु खाता तो बहुत है लेकिन उसके शरीर में कुछ नहीं लगता है, पशु कमज़ोर होता जाता है और दूध उत्पादन की क्षमता उसकी गिरने लगती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, एक बड़ा लक्षण ये देखा जाता है कि यदि जानवर के आँख से आंसू आ रहा है या कीचड़ निकल रहा है तो ऐसी दशा में हमको सावधान हो जाना चाहिए कि लग रहा है कि आंतरिक कीड़ों ने इसके पेट पे आक्रमण कर दिया है। इसके अतिरिक्त जैसे पतला गोबर कर देना, इस तरह के भी कई लक्षण आते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पुष्टि चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा गोबर एक माचिस डिब्बी में लेकर के अपने निकट के पशु चिकित्सालय पर चले जाएं और वहाँ पशु चिकित्सक साहब से अनुरोध करके आप उस गोबर का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक परीक्षण के दौरान यह पता चल जाएगा कि किस तरह के कीड़े वास्तव में इसके पेट में व्याप्त हो गए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको दवा दी जा रही है। किसान भाइयों, जो दवा देने की बात करते हैं तो 4 तरह की दवाई आती हैं। एक हमारी पिपराजिन है, नीलवर्म है, पेनाक्योर है और एल्बेंडाजॉल है। ये 4 दवाएं हैं। चारों दवाएं अलग अलग परजीवियों के लिए रहती हैं और इनके देने का तरीका ये रहता है कि प्रत्येक 6 माह के अंतर पर आपको देना है और देने के बाद आपको हर एक दवा इस छमाही, दूसरी दवा दूसरी छमाही, तीसरी दवा तीसरी छमाही, मतलब हर 6 माह कर हर दवा बदल करके देनी है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने योग्य ये है कि इसको सुबह के समय देना है जब आप जानवर को कोई चारा पानी न किए हो। इसके खिलाने के पश्चात हो सकता है कि कुछ समय के लिए जानवर बेचैन महसूस हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ये अपने आप अपने को अडाप्ट कर लेगा और ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त एक आइवरमेक्टिन करके आता है, तो ये इंजेक्शन होता है और इससे हमारे दोनों तरह के परजीवी क्योर हो जाते हैं, चाहे वो आंतरिक हो और चाहे वो बाह्य परजीवी हो। किसान भाइयों, देखा ये जाता है कि जब कभी भी ये परजीवी जो आंतरिक होते हैं इनका आक्रमण बहुत तीव्र अवस्था में हो जाता है तो ऐसे में हमारे जानवरों को खूनी पेशाब आने लगता है, या आप ये कह सकते हैं कि पेशाब का रंग थोड़ा अलग हो जाता है और उससे भी ये पता चलता है कि कीड़ों का आक्रमण हो चुका है। इसको हम टिक फीवर या खूनी पेशाब, इस तरह की बीमारियों का नाम देते हैं। लेकिन यदि हम समय समय पर उनको पूरी तरह से पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहे तो ये सारी समस्या नहीं आती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाह्य परजीवी की। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं बाह्य परजीवी शरीर के ऊपरी हिस्से में रहते हैं और जाता है कि जो हमारे संकर नस्ल के पशु हैं ये बहुत ज़्यादा इससे ग्रस्त रहते हैं। में होता क्या है, जैसे किलनी है, चिचड़ी है, जू है, ये सारी चीज़ें रहती हैं और ज़्यादातर उन जगहों पर जो थोड़ा सा छिपी होती हैं, जैसे थन के आसपास या अगली और पिछली टांगों के नीचे जो है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। किसान भाइयों, जहाँ तक इनके मारने का सवाल है तो इसमें एक नाम की जो दवा होती है, ये बड़े जानवरों के लिए 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन दवा डालनी होती है और छोटे जानवरों के लिए 2 लीटर पानी में 1 ढक्कन दवा डालनी होती है। दवा डालने के पश्चात किसान भाइयों जानवर को मुसिक्का लगा करके उनका मुंह बंद कर दें और मुंह बंद करने के बाद उनके शरीर को कपड़े से या टाट से अच्छी तरह से भिगो दें। भिगोने के बाद धूप में खड़ा कर दें। ये अन्य पशुओं से अलग मानना, क्योंकि अगर किसी पशु ने उसके शरीर को चाट लिया तो उसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके पश्चात जैसे जैसे धूप लगेगी, पानी सूखेगा, वो सारी किलनी चिचड़ी उसके शरीर से मर करके झड़ जाएंगी।
किसान भाइयों, यदि हम इन परजीवियों का अच्छी तरह से सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लेते हैं तो जो हम चारा दाना दे रहे हैं उसका शरीर में भरपूर इस्तेमाल होता है और दुग्ध उत्पादन भी बढ़ी हुई अवस्था में प्राप्त होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaataup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हरी फलियों के उत्पादन के लिए अगेती मटर की बुआई पर तकनीकी सलाह। अमरूद के बाग में लगने वाले हानिकारक कीटों का कैसे करें नियंत्रण। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।